बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ना तो आपको किसी पाकिस्तान के इदारे की उरूज और जवाल की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ और ना ही कराची सर्कुलर रेलवे या कराची की एंटी इंक्रोचमेंट पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैंने इस वीडियो में इन अवामिल को तलाश करने की कोशिश की है जो इस सब पस्ती का सबब है और इस मसाइल का हल क्या है। यकीन जानिए, इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिखने में मुझे किस कर्ब से गुजरना पड़ा। मेरा ताल्लुक़ जिस जनरेशन से है उसने केसीआर और रेलवे सब कुछ अपने सामने बनते देखा। 1965 की पाकिस्तान इंडिया वॉर को देखा। 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर और कराची पर बमबारी देखी, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। 1971 में मुल्क को टूटते देखा। 1977 में भुट्टो साहब और कौमी इत्तेहाद के एजिटेशन की तहरीक को देखा और इस तरह 5 जुलाई को ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ लगते देखा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का उरूज और जवाल देखा। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है। अर्ज यह है कि जिस इदारे को देखें हमें उरूज और जवाल नज़र आता है, सिवाय चंद इदारों के जैसे हमारी बहादुर फौज, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम वगैरह। अब अगर इदारों के जवाल की बात करें तो मैंने कई वीडियोस बनाई, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं। चलें लोकल ट्रेन और केसीआर को लेते हैं। इसके जवाल का जिम्मेदार लोग ट्रांसपोर्ट माफिया और चंद पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं। चलें मान लेते हैं कि माफिया और चंद पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार हैं, लेकिन हमें देखना है कि क्या हम में कितने लोग ट्रेन में टिकट लेकर सफ़र करते थे। क्या आप लोगों को याद नहीं कि कुछ चोर ट्रेनों में ऊपर लगे हुए 12 या 14 वोल्ट के डीसी पंखे निकाल कर घर ले जाते थे, जो कि हमारे 220 वोल्ट पर किसी काम के नहीं होते थे। क्या आपको याद है कि जब लोग ट्रेनों और बसों की सीटों पर ब्लेड मारकर काट देते थे? हुकूमत ने कई नई बसें स्वीडन से मंगवा कर चलाई। इनमें एसी लगा होता था। क्या हमारे ही लोगों ने इसके पुर्जे चोरी करके नहीं बेचे? 2007 में कराची में ग्रीन बसेस चलाई गईं। इनका असर क्या हुआ सबको पता है। पूरी दुनिया में लोकल ट्रेन इलेक्ट्रिक पर तब्दील हो रही है, क्योंकि ये दोस्त माहौल होने के साथ साथ शोर भी कम करता है। हमारे मुल्क में अयूब खान के दौर में शायद 1968 में लाहौर से खानीवाल के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी और काफ़ी सालों तक ये कामयाबी से चलती भी रही, मगर इस ट्रांसमिशन लाइन जो कि कॉपर वायर की होती है उसको निकाल कर बेच दिया गया और लोहे के पोलों को फाउंड्री में पिघलाकर अपने इंडस्ट्री को चला लिया गया। रेलवे ट्रैक निकाल कर चोरी करके बेच दिए गए। पिछले दिनों एक साहब की मॉडल कॉलोनी स्टेशन पर ट्रैक की सफाई की वीडियो देख रहा था। वहाँ एक ट्रैक मुकम्मल तौर पर गायब हो गया है, जबकि मुझे याद है कि वहाँ 2 ट्रैक थे और कभी कभी मॉडल कॉलोनी पर ट्रेनों की क्रॉसिंग होती थी। वो ट्रैक कहाँ गए? किसने चोरी किए? आपको कुछ पता है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। फिल्म इंडस्ट्री के उरूज और जवाल पर बात करें तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप देखेंगे कि लोग जवाल का जिम्मेदार इंडिया की फिल्मों को देते हैं। पंजाबी फिल्मों के जवाल का जिम्मेदार लोग सुल्तान राय की अचानक मौत को देते हैं। अब सवाल ये है कि हमने वो राइटर, फिल्मसाज, हिदायतकार, अदाकार पैदा किए जो हैं, क्या वो इन जदीद दौर के तकाज़ों पर फिल्में बना रहे हैं? कव्वाली के जवाल को ले लें तो भाई एक दौर था, साबरी बिरादरान और अजीज़ मियाँ कव्वाल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते थे और कव्वाली को पूरी दुनिया में प्रमोट किया करते थे। अमजद साबरी जो एक आध बाकी बचे थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। एक दौर था, पीटीवी पर रात को 8 बजे मुशायरा आता था और रात 12 बजे तक चलता था और हम सब बहुत शौक से अपने अजीम शोरा को सुनते, जिससे लोगों में उर्दू अदब और इल्म में इजाफा होने के साथ साथ तफरीह का जरिया भी था। क्या हमने अहमद फराज, जोश मलिया आबादी, फैज़ अहमद फैज़, परवीन शाकिर जैसे शोरा पैदा किए?
क्या हमने अतर शाह खान जैसे मजा निगार पैदा किए? चलें कौमी खेल हॉकी पर बात कर लेते हैं। एक दौर था पाकिस्तान वर्ल्ड कप, ओलंपिक और एशियन ट्रॉफी का चैंपियन होता था। मुझे याद है इनके फाइनल में या तो इंडिया की टीमें पहुंचती थी या पाकिस्तान की टीम। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी यूरोपियन टीमों ने गेम में रूल्स को तब्दील करके इसको ताकत का गेम बना दिया और हम उसी एशियन स्टाइल 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ बैक और 2 फुल बैक की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। यकीनन हमें भी वक्त के साथ साथ यूरोपियन टीमों के लिए अपने अंदर कुछ तब्दीलियां कर लेनी चाहिए थी, मगर हम ये ना कर सके। और हाल ये है कि अब हम टूर्नामेंट से भी बाहर हैं और वो टीमें जिनको हमने हॉकी खेलना सिखाई तरक्की करके फाइनल और सेमीफाइनल खेल रही हैं। PIA जब बनी दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन हुआ करती थी। कहते हैं एमिरेट को PIA ही नहीं बनाया है। एमिरेट तरक्की करके कहां से कहां पहुंच गई और PIA अब कहां पहुंच गई ये बताने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट की इमारत को देख लें, जिसकी छत एक सख्त बारिश को भी बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती और सैलाब आ जाता है। कराची में KDA, KMC या जिस इदारे को भी देख लें, अबरत की एक तस्वीर पेश करता हुआ नजर आता है। 70 में सड़कों पर भंगी झाड़ू देते, सफाई करते नजर आते थे। लगता है ये सब अब मर्रीख पर सफाई करने चले गए या पर लोग सुधार गए हैं। बैंकों के निजाम को आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली नजर आती है, मगर इसका सिस्टम भी लूट खसूट का शिकार है। भाई दुनिया में कहीं भी अपना पैसा निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स नहीं लगता, यानी कि भाई मेरा पैसा है, मैं वापस ले रहा हूं, मांग रहा हूं। मगर पाकिस्तान में विद होल्डिंग टैक्स लेकर अवाम के साथ एक और लूट का बाजार गर्म किया हुआ है। आम जिंदगी में देख लो, माजरत के साथ बताना पड़ रहा है, फ्रूट बेचने वाले कच्चे फलों पर रंग करके, पेंचर लगाने वाले रोड पर कीले फेंक कर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मजदूर अपना काम बेइंसाफी करके कहीं ना कहीं इस कार्य खैर में अपना हिस्सा सभी डाल रहे हैं। मेरी इस बात से हरगिज ये मतलब ना लिया जाए कि हमारे माशरे के ये सब लोग ऐसा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में बहुत से लोग अपने पेशे को इबादत समझते हुए ईमानदारी से हलाल रोजी कमाने को तरजीह देते हैं। घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक में लोगों को इतनी बेसब्री नजर आती है जैसे कयामत का बिगुल बज गया है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ना कोई ट्रैफिक की लाइट की पाबंदी करता हुआ नजर आता है और ना ट्रैफिक की डायरेक्शन की। कोई रॉन्ग साइड पर चला आ रहा है, इसकी परवाह किए बगैर कि इसका ये अमल ना कि इसकी बल्कि दूसरों की भी जान के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हद तो ये है कि ना हमें अपनी जान की परवाह है और ना दूसरे की। गज़ ये है कि किन किन चीजों का रोना रो, किस किस महकमे के जवाल पर नोहा करूं। मुझे याद है कि PTV पर लेट 70s में एक प्रोग्राम रूबरू आया था जिसमें इस पर PTV हर महकमे के सरबराह को दावत देता था। मुझे याद है कि एक दफा इस प्रोग्राम में उस वक्त के IG सिंध को दावत दी गई थी। एंकर ने सवाल किया कि जनाब, दावा किया जाता है कि आपके महकमे में रिश्वत चलती है। यह ख्याल रहे कि यह बात लेट 70s की हो रही है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने जवाब दिया, ये सही है। फिर उन्होंने बहुत ही आला बात की। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि पुलिस इस माशरे का आईना होती है और आईना वही कुछ नजर आता है या आईना वही कुछ दिखाता है जो सामने होता है। पुलिस में भी वही लोग काम करते हैं जो हमारे लोग हैं। कोई बाहर से आकर लोग पुलिस के महकमे को नहीं चला रहे। लोग 1958 से 1969 के दौर को पाकिस्तान का सुनहरी दौर कहते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है। वो दौर जनरल मोहम्मद अयूब खान का दौर था। उस दौर में KCR बनी, डैम्स बने, नेशनल रिफाइनरी बनी, नॉर्दर्न गैस बनी, लेबर इस्लाहत हुई, मुल्क का पहला आइन मिला और भी बहुत कुछ। तो भाई एक बात तो हम मानते हैं ना कि ये सब कुछ हुकूमत ने किया और मोहम्मद अयूब खान एक सच्चे पाकिस्तानी थे।
پھر بھٹو، ضیاء الحق، بے نظیر، پرویز مشرف، زرداری، یہ سب بھی پاکستانی ہیں، کسی دوسرے ملک کے لوگ تو نہیں ہیں۔ تو بھائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہی حکومت ہیں، جو ہم لوگ ہیں وہی حکومت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ تو بھائی میری اس نظر میں اس کی چند تجاویز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ابتدا ہمیں اپنے اندر سے کرنی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ علم تو بہت ہے مگر تربیت کا فقدان ہے۔ ہمیں اپنے اندر نظم و ضبط، صبر کی قوت کو اجاگر کرنا ہوگا جو کہ ہمارے اندر ہی ہے، اس کو کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کا پیغام ہمارے قائد نے بھی دیا اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ہمیں ایک قوم بن کر اپنے ملک کے لیے سوچنا ہوگا۔ ہر شخص یہی کہتا ہے کہ بھائی میرے ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا؟ تو بھائی ایک سے شروع کرو، جبھی تو 1,000 ہوتے ہیں نا۔ اور بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ میں خود پاکستانی ہوں اور مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ 32 سال آسٹریلیا میں رہتے ہوئے میں نے بہت کچھ دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ یہاں آ کر لوگ کس طرح ٹریفک لائٹس کی پابندی کرتے ہیں، زیبرا کراسنگ پر قدم رکھتے ہی کیسے ٹریفک رک جاتا ہے، پولیس کے آنے پر لوگ اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھتے ہیں، اور بھی بہت کچھ۔ آخر یہ سب کچھ ہم پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ آخر ہم کو کس چیز کا انتظار ہے؟ آخر ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں جو آئے اور سب کچھ ٹھیک کر دے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اس بات پر ہمارا ایمان ہے۔ اب فرض کر لیں اللہ نے ہماری دعا سن لی اور اگلی صبح ہم اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روڈ پر بھنگی جھاڑو دے رہے ہیں، ٹریفک کے اسٹیشن سب صاف ہو گئے ہیں، کراچی سرکولر ریلوے اور لوکل ٹرینیں، بسیں اپنے مقررہ وقت روٹ پر چلنے شروع ہو گئی ہیں، PIA ٹھیک ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو عادتیں ہم نے اپنے اندر بیدار کر لی ہیں، ٹرین میں ٹکٹ نہ لینا، سیٹوں کو پھاڑنا، رشوت لینا، رشوت دینا، اور جو کچھ سب ہم کر رہے ہیں، پھر شروع کر دیں۔ میرا آپ سب سے ایک یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صحیح کیا ہوا نظام کتنے دن تک صحیح چلے گا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہو سکتا ہے میری ان تجاویز سے آپ میں سے کچھ کو مجھ سے اختلاف ہو، مگر آپ کے پاس اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل ہے تو کمنٹ سے مجھے ضرور بتائیں، شاید آپ کی بات سے ہی اس کا کوئی حل نکل آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت بدلنے کی خود تمنا نہ ہو۔ آخر میں چلتے چلتے احمد فراز کے کچھ شعر کچھ انہی کی زبانی سن لیے۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، یہ جو ہم دوسروں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں ملک کے یہ وہ، اس کے حوالے سے یہ بات ہے، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا،